Assalamualaikum students, welcome to the channel online learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। बहुत सालों से लोग जो हैं उनको इस बारे में नहीं पता था कि जो बेबीज़ हैं उनमें पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं। लोग हमेशा सोचते थे कि कुछ कनेक्शन है, कुछ हेरिडिटी कनेक्शन है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान, लेकिन कोई मैकेनिज़्म उनको समझ में नहीं आता था। तो इन सारे सवालात के जवाबात लोगों को कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये सारे सवालात के जवाबात लोगों को ग्रीगर मेंडल्स के वर्क से मिले। तो आज हम देखेंगे कि जेनेटिक्स क्या होती है और क्रोमोसोम्स और जीन्स का इसमें क्या रोल है। इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रांसफ़र जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स की जो ट्रांसमिशन होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ट्रेट्स भी कह सकते हैं। तो ट्रेट्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। मैन की हाइट जो है, यानी कि हाइट कितनी है किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, ये भी एक ट्रेट है और ये भी जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है। इसी तरह से कलर ऑफ़ आइज़ है, ये भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कलर ऑफ़ आइज़ भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है, इंटेलिजेंस ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो ये सारे जो हैं ये इनहेरिटेबल ट्रेट्स है, यानी कि ये ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। पेरेंट्स ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये अपने बेबीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं जीन्स की ट्रांसमिशन के ज़रिए। इक्वल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हर पेरेंट से कंबाइन होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, और क्रोमोसोम्स के ऊपर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं जीन्स। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। क्रोमोसोम्स और जीन्स का आपस में क्या लिंक है? जीन्स में डीएनए पाया जाता है, इसके अलावा इनके अंदर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जीन्स के अंदर। इन इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए जीन्स के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। किसी भी जीन्स की नेचर और वर्किंग को जानने के लिए हमें उसके क्रोमोसोम्स को स्टडी करना पड़ता है डिटेल में। तो बॉडी सेल्स, हमारे बॉडी सेल्स के अंदर पेयर्ड क्रोमोसोम्स का एक कांस्टेंट नंबर होता है जो कि चेंज नहीं होता। दो क्रोमोसोम्स का पेयर जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है उसको हम कहते हैं होमोलोगियस क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगियस क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि पेयर है तो इसका मतलब ये होगा 23 + 23 इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मियोसिस के दौरान 2 मेंबर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर के सेपरेट हो जाते हैं, और ये दोनों जो क्रोमोसोम्स है सेपरेट होने के बाद वो गैमीट के अंदर इंटर होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम के केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो कि डीएनए और प्रोटीन्स यानी कि हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना होता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड रैप हुआ होता है और रैप होके एक राउंड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। डीएनए, इसके अलावा डीएनए न्यूक्लियोसोम के दरमियान में भी प्रेजेंट होता है। इस तरह से न्यूक्लियोसोम्स और डीएनए एक शेप बनाते हैं जैसे कि बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग है उसके ऊपर छोटे छोटे बीड्स लगे हों, तो ये शेप बना रहे होते हैं डीएनए और न्यूक्लियोसोम दोनों मिलके। तो न्यूक्लियोसोम के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो कंडेंस होके एक कॉम्पैक्ट फॉर्म बना देते हैं और कंडेंस होके ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलके एक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू वाटसन क्रिक मॉडल, डीएनए मॉलिक्यूल दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स से मिलके बना हुआ होता है, यानी कि ये जो दो स्ट्रैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स इनको हम कहते हैं, और ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में कॉइल्ड हुए होते हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द और डबल हेलिक्स का ये स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। इसके अलावा डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर फॉस्फेट शुगर पाई जाती है,
फॉस्फेट शुगर के अलावा फॉस्फेट शुगर पाई जाती है जो कि बैक बोन है डबल हेलिक्स की, आउटसाइड की तरफ उसकी बैक बोन बना रही होती है। इसी तरह से डीएनए के अंदर नाइट्रोजनियस बेसिस पाई जाती हैं। ये जो नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं ये डबल हेलिक्स के अंदर की तरफ पाई जाती हैं, और इन डबल हेलिक्स के अंदर जो नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स के ऑपोजिट होती हैं। ऑपोजिटली ये पेयर्स बना रही होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए। ये जो पेयरिंग होती है ये स्पेसिफिक किस्म की होती है, यानी कि नाइट्रोजनियस बेस में जो एडेनिन एक न्यूक्लियोटाइड की जो एडेनिन होती है वो हमेशा दूसरे न्यूक्लियोटाइड की थाइमीन के साथ पेयर बना रही होती है, और ये किसी और के साथ नहीं बनाएगा, यानी कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ हमेशा पेयर बनाएगी। इसी तरह से साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ पेयर बनाएगी, किसी और के साथ नहीं बनाएगी, और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एडेनिन और थाइमीन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो सेल साइकिल के अंदर सेल की डिवीजन से पहले डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है। रेप्लिकेशन का मतलब यह है कि डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, अपनी एक और कॉपी बना लेता है। तो ये जो कॉपीज़ बनाई जाती हैं, तो ये जो कॉपीज़ हैं ये हमेशा क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स की बनाई जाती हैं। रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, जो डीएनए डबल हेलिक्स है वो अनवाउंड हो जाता है, यानी कि वो अलहदा हो जाता है। उसका जो डबल हेलिक्स है उसके जो स्ट्रैंड्स हैं दो, वो बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और बिल्कुल जैसे ज़िप ओपन की जाती है इसी तरह से इसके दोनों स्ट्रैंड्स भी ज़िप की तरह जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो हर स्ट्रैंड अब जो है टेम्पलेट के तौर पे, ये भी स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड दोनों टेम्पलेट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। और टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करने का मतलब ये है कि हर स्ट्रैंड जब टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करेगा तो वो एक नया स्ट्रैंड बनाएगा। इसमें जो नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं वो पेयर्स बनाती हैं दूसरे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, यानी कि इस तरह से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं वो न्यू पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स इन फ्रंट ऑफ देम बनाएगा, यानी कि ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हैं। यहाँ पे आके न्यूक्लियोटाइड बेसिस जब लगेंगी, जब न्यूक्लियोटाइड बेसिस इसके सामने आके लगती हैं तो उसके साथ ये न्यू स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाता है डबल हेलिक्स के सामने। तो इस तरह से बिल्कुल ओरिजिनल जो उसकी जो कॉपी जो है वो बन जाती है। हाउ डज़ द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क। क्रोमोसोम्स का जो डीएनए है वो किस तरह से वर्क करता है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं सारे फंक्शंस के लिए। सेल्स के जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं वो डीएनए की मदद से हो रहे होते हैं। डीएनए अपने जितने भी रोल्स हैं वो परफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए, और ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इनको वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है, और उस सिंथेसिस के ज़रिए ये अपनी इंस्ट्रक्शन जो है वो दे रहा होता है। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल रोल्स प्ले करती हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स जो हैं एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करती हैं, और एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करने के बाद सेल्स के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो उनको कंट्रोल कर रही होती हैं। इस तरह से सेल जो है जो कुछ भी कर रहा होता है वो एक्चुअली जो है वो डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि डीएनए प्रोटीन्स बना रहा है और प्रोटीन्स आगे से वर्किंग कर रही है, लेकिन जो एक्चुअली जो फंक्शन हो रहा होता है वो डीएनए के ज़रिए हो रहा होता है। तो डीएनए जो है वो एक सेल और ऑर्गेनिज़म के जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। और जैसे कि हमने पहले स्टडी किया था कि जितने भी ट्रेट्स हैं उनको स्पेसिफिक प्रोटीन्स के ज़रिए उनको कंट्रोल किया जाता है, प्रोटीन्स के ज़रिए उनको शो किया जाता है। स्पेसिफिक प्रोटीन्स का हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक नंबर होता है, और प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स का भी स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता है। डीएनए क्या करता है, डीएनए हमारे अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस के ज़रिए। जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। इस पर्पज़ के लिए जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं उनको कॉपी किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
मैसेंजर आरएनए इन न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को कैरी करके राइबोसोम तक ले जाता है। फिर राइबोसोम इस सीक्वेंस को रीच करता है और रीच करने के बाद स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के साथ ज्वाइन कर देता है और ज्वाइन करने के बाद प्रोटीन बनाता है। तो इस स्टेप को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। लोकेशन ऑफ अलील्स ऑन क्रोमोसोम्स, डीएनए का वो पार्ट यानी कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस पाई जाती हैं किसी भी पार्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, उसको हम कहते हैं जीन। और डीएनए हर क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स पाई जाती हैं। क्रोमोसोम्स की तरह जीन्स भी पेयर्स की फॉर्म में होती हैं, यानी कि होमोलोगियस क्रोमोसोम्स में एक जीन जो है वो एक क्रोमोसोम पे होती है और दूसरी जीन जो है वो दूसरे क्रोमोसोम पे होती है। वो लोकेशन और वो पोजीशन ऑफ जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर, वो लोकेशन वो पोजीशन जहाँ पे जीन्स पाई जाती हैं उसको हम कहते हैं जीन लोकाई। हर जीन जो है वो पार्टिकुलर ट्रेट किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पार्टिकुलर ट्रेट को डिटरमाइन कर रही होती है। हर इंडिविजुअल के अंदर एटलीस्ट वन पेयर ऑफ जीन हर ट्रेट के लिए पाया जाता है। जैसे कि पेयर्स ऑफ जीन्स हैं उनको हम अपने कन्वीनियंस के लिए किसी भी लेटर और सिंबल के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीन पेयर के जो दोनों मेंबर्स होते हैं वो किसी भी इंसान के अंदर सेम भी हो सकते हैं। इस कंडीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं दोनों सेम लेटर्स के ज़रिए। जैसे कि ये पी है, या फिर अगर हम दोनों स्मॉल पी ले लें या दोनों कैपिटल पी ले लें जिसको हम होमोजाइगस कंडीशन भी कहते हैं, तो ये जो फॉर्म है ये बिल्कुल सेम है। और ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। डिफरेंट इस तरह से होगी कि दो, एक कैपिटल बी है एक स्मॉल बी है, तो ये एक डिफरेंट फॉर्म है। इस एग्जांपल में जो दो अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन हैं वो कौन कौन सी हैं? पी ये होमोजाइगस है, ए भी होमोजाइगस है और बी जो है वो हेट्रोजाइगस है। इसी तरह से जो अलील्स हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर पाई जाती हैं, और एक अलील एक क्रोमोसोम के ऊपर होती है और दूसरी अलील दूसरी क्रोमोसोम के ऊपर होती है। जैसे कि पी एक क्रोमोसोम के ऊपर होगी और बी जो है वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर होगी। जब क्रोमोसोम्स मियोसिस के दौरान सेपरेट होते हैं तो ये अलील्स भी सेपरेट हो जाती हैं और हर गमीट को दो अलील्स मिलती हैं। और जब ये गमीट्स दोनों पेरेंट्स की यूनाइट होती हैं जाइगोट के अंदर यानी ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो हर जो ऑफस्प्रिंग होता है उसको अपने हर पेरेंट से एक अलील मिल रही होती है। जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स, जीन्स का स्पेसिफिक कम्बिनेशन, किसी भी इंसान के अंदर जीन्स का जो स्पेसिफिक कम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। और जीनोटाइप दो तरह के हो सकता है, नंबर 1 होमोजाइगस एंड नंबर 2 हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एल्बिनिज़म की कंडीशन को एज आ एग्जांपल लेते हैं। एल्बिनिज़म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नॉर्मल बॉडी के जो पिगमेंट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसमें जो जीन्स जो है इसको जो है एक वन पेयर ऑफ जीन्स जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसको हम दो तरह की अलील से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल ए से और स्मॉल ए से, यानी दो तरह की अलील्स इसको कंट्रोल कर रही होती हैं। तो इसमें 3 तरह के कम्बिनेशंस बनते हैं, यानी जीनोटाइप्स जो हैं इसमें 3 तरह के कम्बिनेशंस बना रहे होते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए और दोनों स्मॉल ए, यानी 3 तरह के इसमें कम्बिनेशन 3 तरह की जीनोटाइप्स बन रही होती हैं। तो ये जो जीनोटाइप्स हैं इनको हम 2 तरह की टाइप्स में ग्रुप कर सकते हैं। वो जीनोटाइप जिसमें जीन पेयर में दोनों आइडेंटिकल अलील्स हों उसको हम कहते हैं होमोजाइगस जीनोटाइप, यानी कि अगर आप देखें ये दोनों कैपिटल ए हैं और दोनों स्मॉल ए हैं, ये दोनों आइडेंटिकल है, इसको हम कहते हैं होमोजाइगस जीनोटाइप। और अगर ऐसी जीनोटाइप जिसमें जो जीन पेयर्स हैं वो डिफरेंट अलील्स के हों उसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए स्मॉल ए ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये हमारे पास है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। किसी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक अलील जो है वो दूसरी अलील के एक्सप्रेशन को मास्क कर देती है, प्रिवेंट कर देती है, यानी कि एक अलील अपना असर दिखा रही होती है, दूसरा अलील अपना असर दिखा नहीं सकती। तो ऐसी अलील जो किसी दूसरी अलील को प्रिवेंट कर रही है अपना एक्सप्रेशन शो करने से, ऐसी अलील को हम कहते हैं डोमिनेंट अलील। और वो अलील जो अपना एक्सप्रेशन नहीं दे सकती उस अलील को हम कहते हैं रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं,
यानी कि जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैपिटल ए, और रिसेसिव अलील्स को हमेशा हम लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल ए। एल्बिनिज़म एक रिसेसिव ट्रेट है। ये तब प्रोड्यूस होता है जब इसकी दोनों अलील्स रिसेसिव होती हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर अलील ए जो है वो नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स बना रही होती है, यानी कि ये जो अलील है ये नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स बना रही होती है, लेकिन जो स्मॉल ए है उसमें जो बॉडी पिगमेंट्स हैं वो नहीं बन रहे होते। अगर जीनोटाइप हमारे पास कैपिटल ए यानी कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए जीनोटाइप हमारे बॉडी के अंदर होगी तो उस बॉडी के अंदर पिगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर जीनोटाइप हमारे पास दोनों स्मॉल ए हैं, कोई भी कैपिटल ए नहीं है, तो उस बॉडी के अंदर पिगमेंट्स की प्रोडक्शन नहीं होगी और इस ऐसे ह्यूमन बॉडी के अंदर एल्बिनो की जो है वो प्रॉब्लम होगी। इस एग्जांपल के ज़रिए आप देख रहे हैं कि जो अलील ए है यानी कि कैपिटल अलील है वो स्मॉल ए को डोमिनेट कर रही है, यानी कि उसके असर को शो नहीं होने दे रही। क्योंकि अगर हम कंडीशन कैपिटल ए स्मॉल ए को देखें तो इसमें जो जीनोटाइप का जो एक्सप्रेशन है वो कैपिटल ए का शो हो रहा है। तो किसी भी जीनोटाइप का एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स, कोई भी जीनोटाइप जब किसी भी ट्रेड्स की फॉर्म में यानी कि अल्बिनो की फॉर्म में या नॉर्मल पिगमेंटेशन की फॉर्म में जब जीनोटाइप अपने ट्रेड्स को एक्सप्रेस करती है तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं phenotype. I hope students you have gained the concept of Watson-Crick model of DNA replication and genotype and its type. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.